नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम हो रही है। सर, मैंने फ़ोन नंबर बदल दिया, फ़ोन नंबर हमारा बंद हो गया और मैंने एड्रेस भी चेंज कर लिया, अब क्या होगा? क्या मेरे नाम पे FIR हो जाएगा? क्या हमारे ऊपर 420 जो धोखाधड़ी की केस थी और 406 जो थी, अब BNS की धारा में 316 और 318 हो गई है, तो क्या उसमें FIR दर्ज हो जाएगा? तो आज की वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। बहुत लोगों की ये समस्याएं हैं, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना के आपको अपने अधिकार के बारे में बता दूं, हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो आप देखिए, यदि आपने लोन लिया है, कैसा भी लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन की बात करें, किसी विषम परिस्थिति मतलब होता है जॉब लॉस। आपका कंपनी ने लोन दिया था आपके सिविल को देख करके, आपके जॉब को देख करके, और आपका जॉब जो है लॉस हो गया, छूट गया जॉब, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया जिसमें आपके काफ़ी पैसे नुकसान हो गए, नहीं दे पाए, वहाँ पे EMI डिफॉल्ट हो गई, या फिर व्यापार के लिए आपने बिजनेस लोन लिया था, बिजनेस में घाटा हो गया, व्यापार में लॉस हो गया, तो व्यापार में लॉस हो, या फिर कोई पारिवारिक समस्याएं ऐसी बहुत सारी होती है कि आने के कारण आप लोन की EMI नहीं दे पाते हैं। तो जब EMI डिफॉल्ट होता है तो कंपनियां और बैंक आपको पहले तो नोटिस, पहले काम तो फोन करना शुरू कर देते हैं। एक दिन में ऐसे 100 कॉल, अगर आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट है तो इतने कॉल आते हैं। एक रिकवरी एजेंट से बात होती रहेगी, दूसरा रिकवरी एजेंट वेटिंग पे रहेगा, ऐसी समय इतने कॉल आते हैं, मल्टीपल कॉल पे कॉल। तो रिकवरी एजेंट के 100 कॉल करते रहते हैं प्रतिदिन। आपको ऐसा करते क्यों है? आपने एक बार बता दिया कि मैं नहीं पे कर पाऊंगा, 1 महीने का समय चाहिए, आपने टाइम दे दिया, तो क्या 1 महीने बाद कॉल आनी चाहिए? तो क्यों कॉल पे कॉल क्यों आ रही है? साइकोलॉजिकल प्रेशर मिलेगा, आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में डाल लेना, बस ये होता है। और उसके बाद रही नोटिस की, तो नोटिस आपको भेज देंगे, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, चेक बाउंस का नोटिस, नोटिस पे नोटिस के भेजते रहेंगे। तो जो नोटिस भेजते हैं, नोटिस तो मान लीजिए लिमिटेड है, लेकिन कॉल तो अनलिमिटेड है, कोई सीमा ही नहीं है इनकी कॉल पे। और सबसे ज्यादा उसके बाद रिकवरी एजेंट की जो रिकवरी प्रक्रिया होती है, थर्ड पार्टी को ये अपॉइंट कर देते हैं कमीशन बेस पे, कि थर्ड पार्टी को जितने पैसे आएंगे उसका 10% 15% जो उनका कमीशन सेट होता होगा, उस कमीशन पे थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। और थर्ड पार्टी जो होम विजिट करने आते हैं, उनका काम ही है कमीशन पे होते हैं। आपको इतना विजिट करेंगे, इतना घर पे आएंगे, इनके पास ID कार्ड, विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए कि आपके बैंक ने हमारी कंपनी को, हमारी एजेंसी को ऑथराइज किया है, तो ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, तब तो ये विजिट कर सकते हैं। नहीं तो ये थर्ड पार्टी रिकॉर्ड, कॉल पे कॉल, विजिट पे विजिट। और आप अगर किसी कारण आप एड्रेस चेंज कर दिए, कहीं पे थे, इनकी इतनी कॉल आनी शुरू हो गई, एड्रेस चेंज कर दिए, या फिर अपना सिम को ही तोड़ के फेंक दिया, सिम बंद कर दिए, किसी भी सब परिस्थिति, इतने नहीं लोन की EMI दे पा रहे हैं, अपने नंबर को, इतना फोन आते आते इतना हरास हो गए। हमारे क्लाइंट का फोन आया, बताया सर मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूं, मैं नंबर बदल दूं तो क्या होगा? मैंने कहा आज आपके लिए मैं वीडियो ही बना दे रहा हूं। और ये भी कहा सर मैं जहां पे रह रहा हूं इतनी कॉल रिकवरी के लिए आते हैं, तो मैं रेंट पे हूं, मैं क्या जगह बदल दूं या स्टेट बदल दूं? उसका जॉब ऐसा था कि उसका दूसरे स्टेट में। तो मैंने कहा ठीक है, आज की वीडियो आप पूरा देख लेना, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, वो लोग डर जाते हैं ऐसा कर देंगे तो क्या मेरे ऊपर केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो ही बना दिया उनके लिए। मैंने सबके लिए, सबकी प्रॉब्लम है ये चीज। आपने अगर सिम बंद कर दिया या एड्रेस चेंज कर दिया या स्टेट ही चेंज कर दिया, तो होगा क्या? फोन बंद करना, एड्रेस चेंज कर दिया तो होगा क्या? क्या यह अपराध है? आप लोग सब लोग कमेंट्स में बताइए। देखिए, आपको भी कमेंट्स में बताएंगे। देखिए, अभी तो इतने दिन से वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो आपको भी तो क्लियर हो गया होगा ना, क्या फोन नंबर बदल देना या एड्रेस चेंज कर देना, क्या यह अपराध है? क्या यह कोई अपराध है? आपके ऊपर 420 का केस, 406 का केस, जो BNS की धारा 316 318 हो गई है, उसमें FIR दर्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ या ना में जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप भी लोन से कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, या कोई विषम परिस्थिति या कोई कारणवश ऐसी आपके साथ समस्याएं हैं, क्योंकि हमारी वीडियो वही देखता है जिसको जरूरत है।
और मैं आपके अपने अधिकार ही बताता हूं कि हाँ ये राइट्स है, ये अधिकार है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप ये चीज बताइए, कमेंट्स में बताइए, क्या फोन नंबर बंद कर देने या एड्रेस चेंज करने पे किसी थाने पे चौकी में एफआईआर दर्ज हो सकती है? क्या यह अपराध है? तो एफआईआर दर्ज हो सकती है तो लिख के बता दीजिए कमेंट में, हाँ एफआईआर दर्ज हो सकती है। नहीं हो सकती तो बता दीजिए एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। मैं भी तो जानूं कितने हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारे क्लाइंट है, कितने लोगों को ये बातें पता है। अब चलिए आते हैं टॉपिक पे। यदि मेरा फोन है, मेरा फोन मेरी मर्जी, मैं चाहे सिम चेंज कर दूं, मैं चाहे वोडाफोन है, सॉरी एयरटेल है, मैंने जियो बदल दिया, जियो है दूसरे में शिफ्ट हो गया, कोई भी कर सकते हैं। आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का अधिकार, मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, मैं इंडिया के किसी भी कोने में रह सकता हूं। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने लोन ले लिया, डिफॉल्ट कर गया तो मैं अब जहां पे हूं, मेरा जहां एड्रेस में वहीं रहना है, ऐसा नहीं है। किसी थाने में, किसी चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती कि आपने एड्रेस चेंज कर दिया, आपने मोबाइल बंद कर दिया, आपने स्टेट चेंज कर दिया, कभी कोई भी एफआईआर नहीं होगी। लेकिन कंपनी का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो होते रहेगा। फोन करेंगे, फोन नॉट स्विच ऑफ आएगा। वैसे भी 100 कॉल आते हैं, 100 कॉल उठा पाएंगे आप? बंद कर दीजिए, मत उठाइए, स्विच ऑफ कर दीजिए, या नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन कर लीजिए। जो नंबर आपके मोबाइल फोन में नहीं है उससे बात ही नहीं होगी। साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल लेते हैं, इतना परेशान कि यहां तक कि रिकवरी एजेंटों के कारण बहुत लोगों के मन में गलत भावनाएं आने लगती हैं, आत्महत्या तक सोच लेते हैं। तो कभी भी कोई ऐसी गलती मत करिए जिससे आपका नुकसान हो जाए। आत्महत्या तक की बात दूर दूर तक निकाल दीजिए। लोन लिए हैं, डिफॉल्ट के अपराधी नहीं है। सेटलमेंट आज नहीं हो रहा है, एक दिन जरूर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपको डरने के, तो अगर आपने बंद कर दिया मोबाइल, एड्रेस भी चेंज कर दिया, कंपनी की जो प्रक्रिया है प्रक्रिया करते रहेगी। बहुत हो गया, सेक्शन 25 का केस होगा, चेक दिए है तो चेक बाउंस का केस होगा। तो उसके साथ साथ आप अपना ईमेल आईडी अपडेट रख लीजिए, ईमेल आईडी पे अपडेट कर ले। उसके बाद कुछ समय बाद यदि आपके पास कुछ पैसे हो जाते हैं सेटलमेंट के लिए, कुछ पैसे 10%, 20%, 25% कुछ इकट्ठा हो जाए तो सेटलमेंट का ऑफर दे दीजिए, सेटलमेंट का नोटिस दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया है, तो कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस देते हैं जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से देते हैं, तो उसमें एडवोकेट का नाम होता है, एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एडवोकेट का चेंबर नंबर होता है, एडवोकेट का ईमेल आईडी होता है, मोबाइल नंबर होता है, पूरा प्रॉपर एड्रेस होता है उनके पास। आपने लीगल प्रायर नोटिस दिया, जरिए रजिस्टर्ड डाक दिया, एडवोकेट के माध्यम से दिया, तो एडवोकेट के पूरे लेटर हेड पे पूरी डिटेल होती है। तो उस डिटेल पे आपने एड्रेस चेंज कर दिया तो एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस दिया गया है, उसका जवाब हो सकता है कि एडवोकेट का जवाब आया है तो एडवोकेट के माध्यम से एडवोकेट को जवाब देंगे। अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है किसी विषम परिस्थिति, किसी कारणवश, तो आप लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहा है, तो कंपनी को बताना, कंपनी को अवगत कराना अपने लोन के बारे में, क्योंकि कंपनी को तो पता है नहीं आपके साथ क्या विषम परिस्थिति है, जॉब लॉस हो गया है या दुर्घटना हो गई है या फिर कुछ भी हुआ है, तो कंपनी को तो अवगत हो कराना चाहिए। कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे। और उसके बाद कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, सेटलमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट का केस भी हो जाता है तो सेम डे बेल हो जाती है, सेक्शन 25 का। चेक बाउंस का केस है, सेम डे बेल हो जाएगी। और रही बात, किसी को ये डाउट है, अगर मैं नंबर बदल दे रहा हूँ, एड्रेस चेंज कर ले रहा हूँ, इंडिया के आप किसी भी कोने में रहिए, फोन उठाना है तो उठाइए, नहीं उठाना है मत उठाइए, फोन आपका है, मर्जी आपकी है। ऐसी कोई संविधान में नियम नहीं है कि आप फोन नहीं उठाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी। अभी तक तो ऐसा संविधान में है ही नहीं नियम कि फोन न उठाने पे आपको एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो आप अपना अधिकार जानें, आप अपना राइट्स जानें, क्योंकि मन में बहुत सारे लोग इतने मेंटली हरास कर दे रहा है कि आदमी आत्महत्या तक सोच ले रहा है। तो आत्महत्या तक मत सोचिए। पैसे हैं तो इनके पैसे दीजिए, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो जो लीगली प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो करना है वो करिए। मेंटली बहुत हरास होने की जरूरत नहीं है। ये तो 100 कॉल करते ही हैं आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए। इनका काम ये मनोवैज्ञानिक दबाव में आपको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, अब मत होइए टॉर्चर।
एक लाइन में जवाब दे दिया, लीगल प्रायर नोटिस मैंने भेज रखा है, एडवोकेट के लेटर हेड पे भेज रखा है। जो रिप्लाई आएगा, देखिए एडवोकेट के लेटर हेड से जाएगा तो उसका रिप्लाई कंपनी को देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जरिए रजिस्टर्ड डाक से गया है, एडवोकेट के माध्यम से गया है, तो उस पर डिलीवर रिपोर्ट आती है, जो ट्रैकिंग आईडी होती है, तो पता चल जाता है मैंने कंपनी को अवगत करा रखा है, मैंने इन्फॉर्म कर रखा है। और आपके पास रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस है, आर्बिट्रेशन नोटिस है, कोई भी नोटिस है, नोटिस का जवाब मैं बना के दे दूंगा। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो करना है उसको करें। पैसे हैं तो पैसे दे दीजिए, नहीं है तो जो प्रक्रिया है उसको तो करना ही पड़ेगा। प्रक्रिया से भागिए नहीं कि मैं नहीं प्रक्रिया ही नहीं करूंगा, नोटिस का जवाब ही नहीं दूंगा, ये ना करिए, ये सब मत करिए। और रही बात, आपके ऊपर केस भी हो जाता है कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जहां भी होता है, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा, आगे का जो प्रोसेस होगा हो जाएगा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। और मैं अपनी बातों को अब यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।